ये एमएलसी का चुनाव, ये नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ा जी का जंजाल है। लोगों ने कहा कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे कोई जाने नहीं दे रहा, पुलिस डंडे चला रही है, तब हम घर से निकले। सही में अटल सत्य साबित होता है कि अगर मंशा होती रोजगार देने की, तो शायद जो मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं, जो अलग राज्यों में रोजगार करके दुत्कार की भावना से देखे जाते हैं, उनको बहुत तरह के टॉर्चर सहने पड़ रहे हैं, वो नहीं सहने पड़ रहे। एक तरफ जहाँ अमित शाह अपनी रैली करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी तर्ज पे नीतीश कुमार अलग अलग जिला के लोगों से बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा हूँ, जैसा आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज से मेरा नया परिचय भारत लाइव है, क्योंकि मैं भारत लाइव से जुड़ चुका हूँ। और आज रातों रात कार्यक्रम अगर आप जानेंगे तो बरसों से देख रहे हैं आप, और फेमस कार्यक्रम है आपका। मैं पहली बार आया हूँ और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बाबा, जो लगातार रातों रात के माध्यम से आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं, आपको हर एक चीज़ों से रूबरू कराते हैं जो बिहार की राजनीतिक में तरह तरह, जिसको हम कहते हैं पीठ पीछे भी कह सकते हैं चलता है, उससे रूबरू कराते हैं। बता दें कि आज वही टॉपिक है कि अमित शाह ने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार पर कैसा जाल फेंक दिया कि उनके द्वारा फेंका गया जाल इनके लिए बन गया जी का जंजाल। बाबा, मेन टॉपिक आपने जान लिया कि जी का जंजाल बन गया नीतीश कुमार जी के लिए। आखिर वो कैसा जाल है, क्या होने जा रहा है? धीरज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपने पत्रकारिता को जिया है। बहुत लोग पत्रकारिता करते हैं, आप पत्रकारिता को जीवंत रखने और जीने के लिए जाने जाते हैं। भारत लाइव के दर्शकों के बीच आपका ये परिचय और रातों रात से आपका एक नया ठिकाना, निश्चित रूप से एक जो आपकी सोच है, जिस तरह से भारत लाइव के दर्शक हमें जानते हैं, भारत लाइव को जानते हैं कि हम स्वस्थ पत्रकारिता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यही हमारी पहचान भी है और यही है जिससे आप भारत लाइव के साथ जुड़े भी हैं कि आप इस पत्रकारिता को अपने जो इच्छाएं हैं आपकी, जो आप लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने और विपक्ष को मजबूर करने ताकि कि सरकार को वो मजबूर करे कि सरकार वो काम करे जो आम जनता के हित की बात हो। आइए हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं। सबसे पहले तो धीरज पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ये हम आपसे कामना करेंगे और इच्छा भी रखते हैं। धीरज को पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कमेंट के माध्यम से। लेकिन अब हम आते हैं विषय वस्तु पे। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आप तो कवर कर रहे हैं लगातार, और चाहे अमित शाह से बात शुरू करें या फिर हम सुशील मोदी से बात शुरू करें। सुशील मोदी ने बहुत पहले, आज से लगभग 1 महीना पहले, एक ऐसा नीतीश के कुनबे में से तीर निकाल करके और उसका संधान किया था, जो तीर पूरे बिहार से लेकर हिंदुस्तान तक तो हिला कर रख दिया था। वो तीर था डिजिटली चुनाव। आपको वर्चुअल चुनाव, आपको नहीं जाना पड़ेगा बूथ पर। तब सबसे पहले खबर भारत लाइव ने चलाई थी, और भारत लाइव के जो माने हार्डकोर दर्शक और श्रोता हैं वो इस बात को जानते हैं, और वो कमेंट में निश्चित रूप से लिखेंगे कि हमने सबसे पहले खबर चलाई थी कि आप सुशील मोदी की बातों को हवाई नहीं मान सकते हैं, क्योंकि किसी के पेट की बात वो व्यक्ति ही बता सकता है जो उसके पेट के अंदर रहता हो। कहीं ना कहीं एक ग्रेस पॉइंट मिला हुआ है सुशील मोदी को। बिहार में भाजपा के कितने भी कद्दावर नेता हों, लेकिन सुशील मोदी से ज़्यादा केंद्र के पेट में घुस करके बातों को निकालने वाला कोई नहीं है। एकदम, ये तो बात सही। बिल्कुल। जब इस बात से आप धीरज इत्तेफाक रखते हैं, तो उन्होंने ये बातें जो कही थी उसका एक प्रयोग हुआ था आज से 3 दिन पहले। वो विफल हो चाहे सफल हो, उससे मतलब नहीं रखता, लेकिन प्रयोग हुआ। हम उस चर्चा की बात ही नहीं करेंगे। सफलता विफलता हम कौन कहने वाले हैं, वो राजनीति करने वाले लोग जाने हैं। हमने ये दिखा दिया कि इतने लोग थे। अब आप सफल है कि असफल है आप समझे। आशुतोष कुमार ने एक रैली की, हमने बताया कि इतने लोग थे। सफल असफल जनता समझे या वो पार्टी वाले समझे। नीतीश कुमार ने भी एक रैली की, लोगों को जुटाया कि हम बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। कितने लोग गांधी मैदान में आए, कितने लोग सड़क पर थे, हमने दिखाया। 60,000 बूथ वाली जो बिल्कुल 72,000 बूथों की बात 72,000 बूथों की बात की जा रही थी कि बूथ पे सचिव और ये होंगे, और संख्या जोड़ करके बताई गई थी। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे कितने लोग गांधी मैदान में। हमने अपने कैमरा के माध्यम से अपने कैनवास पे वो तस्वीर दिखा दी कि ये लोग जुटे हुए थे। अब आप फैसला करें कि कितने लोग थे।
ठीक है, हम उसके चर्चा में नहीं जाएंगे। हम इस चर्चा में जा रहे हैं कि जब 7 तारीख को अमित शाह ने डिजिटली लोगों को संबोधित किया तो उसकी चर्चाएं बहुत तरह से हुई, लेकिन हमारे लिए जो चर्चा की बात थी, हमें जो उसमें से उस मंथन से जो विष अमृत मिला, तो हमारे पास जो अमृत और विष का प्याला छलका, उसमें से विष ज़्यादा छलका। हम विष निकालने वाले लोग हैं और विष हम इसलिए पीते हैं कि आम लोगों को अमृत मिल पाए। जैसे ही अमित शाह आए, उन्होंने कई बार कुछ बातें कही। पहली बार तो उन्होंने ये कही, तेजस्वी यादव का इतनी बार उन्होंने नाम लिया कि शायद तेजस्वी यादव ही पूरे उस चर्चा का केंद्र बिंदु थे। हाँ। दूसरे केंद्र बिंदु थे चिराग पासवान, जो 2 दिन पहले से ऐसा लग रहा था जैसे प्रोजेक्टेड हो, और उस प्रोजेक्शन में उन्होंने नीतीश कुमार को बताया कि मैं नहीं मानता नीतीश कुमार को अपना सीएम, यह फैसला चुनाव के बाद होगा। सबसे बड़ी बात, लेकिन इस बात को कई बार कहने का मतलब और ये बताने का मतलब कि सभी जान जाए कि नीतीश कुमार ही कैप्टन हैं, ये एक बड़ा जाल था। या फिर ये भी कह सकते हैं धीरज आप कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि आपको टीम के प्लेयर कैसे मिलेंगे, ये किसी ने तय नहीं किया, कप्तान आपको बना दिया। अब टीम जीतती है हारती है। आपको याद होगा कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में ताली और थाली की बात बहुत चली थी कि किसकी ताली किसको गाली। गिरिराज सिंह जो उस पूरे वर्चुअल रैली में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको मंच पे होना चाहिए था। बिहार के सभी लगभग नेता मंच पे थे, लेकिन 2-3 लोग नज़र नहीं आए थे। उसमें से कई लोगों की चर्चाएं भी हुई। आपने देखा होगा कि उसमें मेन मंच पे सांसद रामकृपाल यादव नहीं थे, आपने गिरिराज सिंह को भी नहीं देखा होगा। तो ये जाल जो है ये बुना गया, और ये जाल पूरी तरह से नीतीश कुमार को, आप कुछ कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जिस तरह से जाल की चर्चाएं चल रही है, जाल तो फेंका जा चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 भी होने जी, क्या लगता है कि जिनको कैप्टन बनाया गया है वो दोबारा से नेतृत्व को संभाल कर सरकार में आ पाएंगे? जिस तरीके से माहौल है, रणनीतियां तमाम पार्टियां बना रही है, कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जो बैठी हुई है, विपक्षी हो या सत्ताधारी। आपके इन्हीं सवालों का तलाश जो है बिहार की जनता भी कर रही है जी। बिहार की जनता इस बात का तलाश कर रही है कि सुशील मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आशुतोष कुमार, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी कौन मुख्यमंत्री बनेंगे जी, एकदम। या फिर कांग्रेस कोई नया मुख्यमंत्री लेकर के आएगी, या फिर मुख्यमंत्री प्रिया पुष्पम को बनाया जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी में जो मंच पे लोग बैठे होते उसमें से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा। इसकी भी खबरें हमने चलाई थी। सोशल मीडिया पे गिरिराज राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी की भी बिल्कुल तस्वीरें आ रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ धीरज की केंद्र में यानी दिल्ली में जो लोग मंच पे बैठे थे और बिहार के पटना के राजधानी में जो लोग मंच पे बैठे थे, उनमें से मुख्यमंत्री के कई चेहरे थे जी। अब इसमें से कौन मुख्यमंत्री के चेहरा बनेंगे 2020 में, ये जनता को डिसीजन करना है। पार्टी तब करेगी जब उसके पास उतने वोट आएंगे, 122 सीट से ऊपर उनके पास संख्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जाल की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार को आखिर जाल में कैसे ट्रैप किया गया, या उनके लिए जाल कैसे है, जी का जंजाल कैसे बन जाएगा। तो आपने 2020 के चुनाव की चर्चा की। चुनाव की लगभग चिंताएं अब इस देश के लोग को भी है कि कैसी सरकार बने जो ये 30 लाख से ऊपर जो लोग लौट करके आए हैं इनको रोजी रोटी रोजगार दे। कई लोगों ने हमारे पास फ़ोन करके बताया है कि बाबा ये बताइए कि हमारे पास ये स्किल है, क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है। जी। आपको भी कई फ़ोन आए होंगे, चूंकि ऑफिस के फ़ोन पे आप देख ही रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि मैं सिलाई का बहुत अच्छा काम जानता हूं, मैं सिलाई में ये ट्रेनिंग जानता हूं, मैं कपड़ा क्या अलग अलग डिज़ाइन काटना जानता हूं, मैं डिज़ाइन बनाना जानता हूं। ये बहुत तरह की बातें हैं। बहुत लोग बहुत स्किल वाले लोग हैं जो छोटे छोटे उद्यमी हैं जी, जिनको लग रहा है कि वो अपने हुनर के माध्यम से रोजगार कर सकते हैं अपने राज्य में। बिल्कुल। वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मिल जाता वो व्यवस्था तो शायद हम अपने आप को बिजी कर लेते, अपना जीवन यापन के लिए, परिवार को चलाने के लिए रोजगार कर पाते, लेकिन वही व्यवस्था यहाँ नहीं है। बिल्कुल धीरज, हम इन्हीं बातों को लेकर के जो लगातार आपने देखा होगा, 2 बातें मेरे जहन में बहुत तेजी से घूम रही हैं। पहली बात तो ये घूम रही थी, जब कोरोना के लिए लॉकडाउन लागू हुआ था तो 25 तारीख को जब लोगों की बातें और लोगों का चर्चाएं मेरे सामने आने लगी, जब मैंने फ़ोन नंबर जारी किया कि यदि आप कहीं संकट में हैं, कष्ट में हैं, तो सरकार आपकी मदद करेगी, विपक्ष आपको मदद करेगा और आप अपने हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हम सरकार तक आपकी बात पहुँचाएंगे। लेकिन लोगों ने जिस तरह की बातें शुरू कर दी और लोग पैदल पैदल आने लगे,
कई लोगों ने कहा कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे कोई जाने नहीं दे रहा, पुलिस डंडे चला रही है, तब हम घर से निकले अपने गाड़ियों में ब्रेड भर के। मेरी चिंता पहली वो थी कि जो लोग आ रहे हैं, मैं अगर सक्षम हूँ तो उन तक कुछ पहुँचाऊँ और सरकार तक ये बातें भी जाएं। हमने वो प्रयास किया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो लोग लौट करके आए, जब लगातार हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि मैं बढ़ई मिस्त्री का काम जानता हूँ, मैं पेंटिंग बहुत अच्छा जानता हूँ, मैंने प्रिंटिंग प्रेस में काम किया है, मैं घरों में काम करता था, मैं ड्राइवर था, मैं रिक्शा चलाता था, इन सारे लोगों का जो फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं धीरज, मेरी चिंताएं हो गई कि सरकार कैसे इसको करेगी। सरकार ने तो बहुत सारी बातें बताई है कि स्किल के माध्यम से लोगों को हम ट्रेन करेंगे और हमने उसका जांच भी शुरू कर दिया। कितने अवेयर हैं बिहार के सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग, उनके पदाधिकारी, ये तो 15 साल में पता चल गया। और किसानी, बहुत थोड़ा सा हम रुकेंगे, किसानी के क्षेत्र में जो अगर हम बात करें रोजगार की व्यवस्था की, तो प्रेम कुमार मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह से डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को ट्रेनिंग देके 4 लाख रोजगार उत्पन्न किया जाएगा। ये सब हवाई बातें हैं धीरज, हवाई बातें। हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ पानी है, पानी की प्रचुर मात्रा है, आपके पास कोई रोजगार नहीं है। आपके 50 लाख से ऊपर लोग जाकर के अलग अलग राज्यों में खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तब आप कहाँ रहते हैं? 15 साल आपको ध्यान नहीं आता, चुनाव आता है तो आपको सब कुछ याद आ जाता है। मैं इसी बातों को लेकर के जब लोग हमारे पास लगातार फ़ोन करने लगे, हज़ारों फ़ोन कॉल्स हमारे पास आने लगे, तो मैंने प्रयास शुरू किया सत्ता पक्ष से। सत्ता के किसी लोगों ने हमें समय नहीं दिया, जगतानंद सिंह ने हमें बुला करके और इन सब विषयों पर बातचीत किया। चुनाव से लेकर के रोजगार तक की हमारी बातचीत हुई। ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि हम साबित करके दिखाएंगे, अगर कोई डिबेट में मेरे साथ बैठना चाहता है तो बैठे, मैं साबित करके दिखाऊंगा। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से हमारी बातचीत हुई। माधव आनंद ने हमें एक से एक तरीके बताए, ऐसे चूँकि माधव आनंद एक उद्यमी हैं, युवा अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कई ऐसे सेक्टर्स में काम किया है जहां रोजगार सृजन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि क्षेत्र में इतने रोजगार हैं कि ये 30 लाख क्या, हम 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने के सक्षम हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। खाली उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। सारे संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ उसे एक्सिक्यूट करने की जरूरत है। जो बिहार के लोग जा करके पंजाब में खेती कर करके वहाँ के सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा महंगे गेहूं उपजा सकते हैं, क्या बिहार में नहीं हो सकता है? बिहार में भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मौजूद है और यहाँ सिर्फ मनसा की कमी है। उनसे बात हुई। मुकेश सहनी के पास जब हम गए तो उन्होंने हमें ये बताया कि मैं जब मुंबई में जाकर के बिहार के हजारों लोगों को काम दे सकता हूं, तो क्या मैं बिहार में नहीं दे सकता हूं? मेरे पास है व्यवस्था। आप मेरे साथ मौजूद थे जब ये बातें हुई। आशुतोष कुमार से जब हमारी बात हुई, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो हैं, उनसे भी बात हमारी हुई, तो उन्होंने भी यही बात कहा। मदन मोहन झा ने कहा कि हम शुरुआत करने ही वाले थे, वैसे ही नीतीश कुमार ने हमें झटका दे दिया। हम बिहार को इन 5 सालों में बदलने के लिए आए थे। 60 महीने में हम बिहार को कम से कम 60 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करने वाले थे, और ये नीतीश कुमार ने हमारे सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। चले गए फिर से एनडीए में और डबल इंजन की सरकार कह के बिहार की जनता को ठगते आ रहे हैं। अब स्थिति ये है धीरज, मनसा की बात जी, तो स्वाभाविक सी बात है, ये बात सही में अटल सत्य साबित होता है कि अगर मनसा होती रोजगार देने की, तो शायद जो मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं, जो अलग राज्यों में रोजगार करके दुत्कार की भावना से देखे जाते हैं, उनको बहुत तरह के टॉर्चर सहने पड़ रहे हैं, वो नहीं सहने पड़ते, अब वो यहीं रहते हैं। अब आप समझ लीजिए, ये तो बातें हम उस जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं जो हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं। हम क्यों लोगों के पास जा रहे हैं? लोगों को कौतूहल भी होगा कि हम इनकी बातें सिर्फ क्यों कर रहे हैं। हम वादा करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग, आरसीपी सिंह सुन रहे हों, ललन सिंह सुन रहे हों, नीतीश कुमार सुन रहे हों, अशोक चौधरी सुन रहे हों, नीरज कुमार सुन रहे हों, सबसे हमारी बातचीत होती है। और अगर वो सुन रहे हों, उन्हें लगता है कि उनकी बात भारत लाइव के माध्यम से अधिक लोगों तक जानी चाहिए, हमें बुलाए ना। हम उनके पास जाते हैं, उनके पास क्या तरीका है, कैसे वो रोजगार देंगे, हमें बताए ना, हम लोगों तक पहुंचाएंगे उन बातों को। क्योंकि हम बार बार आग्रह आपसे कर रहे हैं कि हम माध्यम बनना चाहते हैं, आप अच्छे काम करें, हम दिखाएंगे आपकी बातों को। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे मुख्य मुद्दा हम लोग लेकर के चले थे, वो मुद्दा था कि आखिर क्यों नीतीश कुमार के बारे में हम ये कह रहे हैं, भारत लाइव ये कह रहा है कि वो जंजाल में फंस गए हैं। तो सबसे पहला तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उस राज्य से आता हूं, मैं एक व्यवसायी हूं और मैं सत्ता को भी व्यवसाय के नज़र से देखता हूं, लाभ और हानि की दृष्टि से देखता हूं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। आगे हम बता रहे हैं धीरज कि इसके बाद जो स्थिति है कि एक जाल फेंक दिया है उन्होंने, एक व्यवसाय फेंक दिया है
कि यदि आपको 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए नीतीश कुमार जी, तो उससे पहले आपको एक हमारे साथ समझौता करना होगा, एक संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। संभव है? और वो संविदा है धीरज, संभव असंभव की बात तो हम तब करेंगे जब ये संविदा सामने होगी, लेकिन भीतर भीतर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, चूंकि गुप्तचर होते हैं मीडिया चैनल्स के पास बहुत ज़्यादा, हम बहुत बड़े चैनल तो नहीं हैं लेकिन गुप्तचर हमारे बड़े हैं, इसलिए हम खबरों को ब्रेक भी करते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और जंजाल हो गया है कि जो एमएलसी का चयन होना है, चुनाव होना है, उसमें नीतीश कुमार जी फंस गए हैं बुरी तरह से, और फंसा वो 12 सीटें हैं, जो 12 सीटें मनोनीत होनी है। आपने ये भी सुना होगा, पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि आयोगों का भी अध्यक्ष का गठन होगा। कई लोगों के तो नाम भी आ गए, कई लोगों ने तो लड्डू भी बांटना शुरू कर दिया है कि मुझे सवर्ण आयोग मिलेगा तो मुझे ये आयोग मिलेगा, मुझे वो या आयोग मिलेगा। अब तक मिला? पिछले 5 सालों में मिला किसी को? किसी को नहीं मिला। अब रहा सवाल कि ये एमएलसी का चुनाव, ये नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ा जी का जंजाल है। 12 लोगों को मनोनीत करेंगे राज्यपाल, जैसा कि नियम है। 75 एमएलसी में से 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, जो कि स्वाधिकार होता है मुख्यमंत्री का और राज्यपाल का। अब इन 12 लोगों में से 12 सीट जदयू के पास था। अब ये हमको बता दें कि आखिर अगर इसके साथ समझौता करेंगे तो क्या उनके लोग माफ़ करेंगे? जो 12 उनके थे वो माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार जी के लिए यहीं से जंजाल शुरू हो गया है, और इस जंजाल में इतनी तरह से फंस गए हैं कि वो क्या डिसीजन करते हैं समझ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन सब बातों के बाद एक तरफ जहां अमित शाह अपनी रैली करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी तर्ज पे नीतीश कुमार अलग अलग जिला के लोगों से बात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह फ्रेम में आ गए हैं, ललन सिंह फ्रेम में आ गए हैं। 2 की जगह पर 5 लोगों की अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंडली बन गई है, जो पंचरत्न उनके हैं। नीतीश कुमार जी हैं, आरसीपी सिंह हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं और अशोक चौधरी हैं। हर वर्ग का एक सामंजस्य बैठा करके और नीतीश कुमार का काम चल रहा है, और इस पर पूरा शोध चल रहा है कि क्या किया जा सकता है, कैसे आगे की रणनीति बनाई जा सकती है, और 12 सीटों में से क्या भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है। इस पर सच्चिदानंद राय ने भी कह दिया है कि आप देंगे तभी आप लेने के अधिकारी होंगे। आपने बहुत सुंदर एक कहावत है, हमारे बिहारी लोग कहते हैं कि अगर आपके छत पे गेहूं सूख रहा हो तभी आपको आटा उधार मिलता है। हाँ, तो भैया आपके छत पे गेहूं सूख रहा है नीतीश कुमार जी, आटा उधार चाहिए तो आप जाल में फंसिए, जंजाल मत समझिए। और आज के रातों रात में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली तो चुनाव, दूसरा है उससे भी महत्वपूर्ण है रोजगार, जो कि सबसे ज़रूरी है। चुनाव हो चाहे नहीं हो, रोजगार जरूर होना चाहिए। और इस रोजगार को देने के पहले नीतीश कुमार जी ये भी सोच लीजिएगा कि आप पर जाल फेंका जा चुका है केंद्र सरकार और अमित शाह के द्वारा। अब इस जाल से आप कैसे निकलिएगा जो जी का जंजाल नहीं बने, और आराम से आप चुनावी गलियारे में जाइएगा। हार जीत तो अलग बात है, कौन जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जनता फैसला करेगी। जनता का रुझान क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। बहुत जल्दी हम लोग ये भी करने जा रहे हैं। जहाँ तक जनता की आपने बात कह दी कि जनता फैसला करेगी, तो जनता ने फैसला कर दिया है। हमारे बातचीत के अनुसार उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को कहा है कि अब हम बिहार से अन्य राज्य में हर हाल में, मतलब किसी भी हाल में जाने को तैयार नहीं है। रोजगार करेंगे तो यही करेंगे और सरकार को देना होगा। तो ऐसे में भी सरकार के लिए चुनौती है कि रोजगार तो देना ही होगा। तो ये था आज हमारा जो है, अब तो क्लोजिंग अब अगली बार से धीरज करेंगे, लेकिन आज हम ही क्लोजिंग कर देते हैं क्योंकि धीरज का ये पहला दिन है। धीरज पर आशीर्वाद आप लोग रखिएगा। बहुत अच्छा पत्रकारिता भी करते हैं, बहुत अच्छा बात भी करते हैं, और आप लोग जहाँ भी अगर खोजिएगा, अगर जिस विधानसभा में हैं, धीरज बहुत जल्दी आप लोग के सामने आने वाले हैं अपने उसी तेवर में, उसी कलेवर में, विधानसभा यात्रा में। ये आपके तक बहुत जल्दी हो सकता है कि इस महीने के अंत तक ये आपके पास पहुंच जाएं, और आपसे पूछेंगे कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा। रातों रात के साथ साथ भोरे भोर पंचनामा और जो भी गद्दी कौन संभालेगा, गद्दी कौन संभालेगा, उसके बाद बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे हमारे शो हैं, सभी पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। रातों रात पर खास रखिएगा, क्योंकि मेरा भाई खूटा ठोक तो आप लोग देखते ही हैं, लेकिन ये सब इन बच्चों पर आशीर्वाद जरूर बनाइएगा। ये सब हमारे अंडर में हमारे साथ चर्चाएं करें। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे
क्योंकि आपसे डायरेक्ट इनका कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन, वो तारतम्य ये हमारे साथ ला करके जोड़ देते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि पानी का जब धारा गिरता है तो जहाँ से गिरता है और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक लगातार सोती बना रहता है, यानी कि तारतम्य जुड़ा रहता है। हमारा आपका तारतम्य जैसे ही जुड़ा रहे। फिर कल मिलेंगे आप ही के कार्यक्रम जिसका नाम है रातों रात। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।